हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर 8 का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसे वायरल डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये एक वायरस से कॉज होती है। और जो वायरस होता है उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसे हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। सबसे पहले एड्स कब रिपोर्ट हुआ था? 1981 में। 25 ईयर्स से भी ज़्यादा अभी तक इसको स्प्रेड हुए हो चुके हैं। कैसे कोज होता है ये एक वायरस से कोज होता है जिसका जीनोम जो होता है वो आरएनए होता है। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि एसएसआरएनए जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और आरएनए के ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसे बोलते हैं हम उसका एनवेलप। बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है एचआईवी इन्फेक्शन का। तो एचआईवी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है कि जब हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, और जब भी बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उसका ट्रांसफ्यूज़न होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में, फिर चाहे वो शेयरिंग ऑफ नीडल हो, यानी कि वही सेम नीडल से हम लोग यूज़ करें इन्फेक्टेड पर्सन में भी और हेल्थी पर्सन में भी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, या फिर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड हो, या फिर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हेल्दी चाइल्ड भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यूज़ ऑफ अनहाइजीनिक रेजर्स, यूज़ ऑफ अनहाइजीनिक नीडल्स, यूज़ ऑफ अनहाइजीनिक प्राइवेट एक्सेसरीज़, तो इन सब से क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। बात करते हैं कि क्या इसकी साइकिल होती है। तो जो ये एड्स का वायरस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है। और रेट्रोवायरस जो होता है ये ग्रुप ऑफ वायरस होता है जो कि एड्स को कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एसएसआरएनए होता है इसमें। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है एसएसआरएनए होता है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये हॉर्स शू टाइप का होता है, हॉर्स शू शेप का होता है, यानी कि इस तरीके की शेप का होता है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज द प्रोटीन कोट, ठीक है। अब ये जो वायरस होता है ये आउटसाइड द सेल, ठीक है, ये सेल है, सेल के बाहर ये क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई मशीनरी ही नहीं है खुद को रेप्लिकेट करने की। तो ये क्या करेगा? एंटर करेगा किसमें? सेल के अंदर। अब चाहे वो हमारा कोई भी सेल होता है उसके अंदर ये हमारे एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन कोड तो इसका बाहर ही रह जाता है, और इसका जो जीनोम होता है यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है ये हमारा सेल के अंदर आ जाता है। अब सेल के अंदर आने के बाद ये क्या करता है? जो हमारा जेनेटिक मशीनरी होती है, रेप्लिकेटिव मशीनरी होती है, ये उसको यूज़ करता है। तो वायरल डीएनए जो होता है हमारे जीनोम के अंदर क्या होता है? एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद ये हमारी मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट होता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ठीक है। जब आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या पढ़ा था कि जब डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वायरल जो डीएनए होता है वो हमारी जो मशीनरी होता है यानी कि होस्ट की जो मशीनरी होता है उसको कैसे यूज़ करता है? बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज एंजाइम जो होता है उसकी मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसमें जो इसका जो डीएनए होता है वो इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। रेप्लिकेट जब ये होता है तो उसमें बहुत सारे न्यू वायरसेस होते हैं, न्यू वायरसेस फॉर्म होते हैं, तो ये हमारी इस सेल को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं।
और मज़े की बात यह है कि ये जो एड्स का वायरस होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसे अटैक करता है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हम क्या नहीं कर पाते हैं, किसी भी डिसीज़ से नहीं लड़ पाते हैं, और डिसीज़ से नहीं लड़ पाते हैं तो कोई भी डिसीज़ हमें आसानी से लग जाती है, आसानी से डिसीज़ लग जाती है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है और ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जो HIV होती है इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को ही ब्रेक करता है, हमारे टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, अटैक करता है। और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है कि जिससे हम ये पता लगा सके कि एड्स है। इसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है, और जब हमारी इम्यूनिटी नहीं रहती है तो क्या होता है, हमें कोई भी डिसीज़ लगती है और किसी भी डिसीज़ से हम लोग इम्यून नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको फैमिली से, सोसाइटी से आइसोलेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उनको भी जीने का, रहने का इतना ही हक है जितना सभी लोगों को है, क्योंकि एड्स जो डिसीज़ है ये छूने से या खाना खाने से नहीं फैलती है, ये फैलती है ब्लड के या फिर बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफ्यूज़न से, ठीक है। सो इसके लिए लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर अवेयर होंगे तो क्या होगा, प्रिकॉशन लेंगे लोग, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। और क्योंकि इसका कोई डेफिनेट इलाज भी नहीं है अभी तक, कोई इसका क्योर भी नहीं है, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो वायरस होता है वो मैक्रोफेजेस के थ्रू हमारे जीनोम के अंदर क्या होता है, एम्बेड करता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो वायरल RNA होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायरल DNA में, और वायरल DNA जो होता है वो इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को और बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। और ये हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ही इन्फेक्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स से ही हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को धीरे धीरे डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम किसी भी बीमारी की चपेट में आ जा सकते हैं, फिर चाहे वो डायरिया है, वेट लॉस है, फीवर है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, HIV एड्स। उसके बाद हम बात करते हैं अदर बैक्टीरियल डिसीज़ की, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई। तो इस तरह के टोक्सोप्लाज्मा, इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं, इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं वो भी हमारी बॉडी को ईजिली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो लॉस हो जाती है, किसकी वजह से, इस वायरस की वजह से। बात करते हैं हम नेक्स्ट कि जो एड्स होता है इसका हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ELISA, डेट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। इसमें कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर एंजाइम से जो पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज़ होते हैं इस वायरल इन्फेक्शन के दौरान, तो उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके टेस्ट का नाम होता है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, तो प्रिवेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो स्प्रेड करो, कि लोगों में जागरूकता बढ़ाओ, ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर रखो,
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी न्यूबॉर्न में और मदर से उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए। और बहुत सारे इसमें NGOs होते हैं, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड NGOs होते हैं। तो ये भी अवेयर करते हैं लोगों को किस तरीके से सेफ सेक्स होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशंस होते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड इसका कोई इलाज नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारी जो डिसीज़ है डैट इज़ कैंसर। तो कैंसर जो है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल डिसीज़ है, और जो जिसकी वजह से पूरे अर्थ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं वो सफ़र करते हैं और ईयरली डाई भी करते हैं। अब देखिए, जो कैंसर होता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेल्स में, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है हर सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेल जो होते हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन मान लो कि ये एक दूसरा ऑर्गन है, तो सेल्स जब ग्रो करते करते इसको कांटेक्ट करेंगे तो ये फर्दर ग्रो नहीं करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के कांटेक्ट में आने के बाद ये सेल्स वापस से ग्रो नहीं करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है नॉर्मल सेल्स में, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सेल्स होते हैं ये इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं? कैंसीरियस बन जाते हैं, कैंसीरियस सेल्स बन जाते हैं, और ये कैंसर कोज करते हैं और ट्यूमर्स को कोज करते हैं। अब ट्यूमर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर, जो कि हार्मफुल ज़्यादा नहीं होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होते हैं, वो एक ही जगह रह सकते हैं, उन्हें सर्जिकली इजीली रिमूव किया जा सकता है। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही तेज़ी से प्रोलिफरेट करते हैं, और जो सेल्स होते हैं इनमें उनको हम नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं कि इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से ये अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर भी क्या करते हैं? फ्लो हो जाते हैं ब्लड के थ्रू, और जहाँ पर भी ये रुकते हैं वहाँ पर एक न्यू ट्यूमर को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर होते हैं वो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू बह जाते हैं, और कहीं भी जहाँ भी वो रुकते हैं वहाँ पर एक न्यू ट्यूमर को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। बात करते हैं व्हाट आर द कोजेज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के क्या क्या कोजेज होते हैं। तो कैंसर को जो कोज करते हैं उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस हो सकते हैं एक्सरेज, यूवी रेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, जो कि हमारे DNA को डैमेज कर देते हैं, और जो हमारा नॉर्मल सेल होता है उसको ऑन्कोजेनिक सेल्स में या फिर नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा DNA चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल जो होगा वो हमारा एबनॉर्मली बिहेव करेगा, सेल हमारे ऑन्कोजेनिक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी होते हैं। ये जो वायरसेस होते हैं ये भी कैंसर को कोज करते हैं। कुछ सेल्यूलर ऑन्कोजेंस होते हैं, यानी कि सेल्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कैंसेरियस सेल्स में, जिसे हम बोलते हैं सी ऑन्कोजेंस, प्रोटो ऑन्कोजेंस भी इनको बोलते हैं। तो ये जो इनमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैंसर को कोज करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कैंसर जो होते हैं ये कोज होता है। तो क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। कार्सिनोजेंस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में होते हैं जो यूवी रेज होते हैं, एक्सरेज होते हैं, ये सब हो सकते हैं। केमिकल्स में आपके अलग अलग तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि टोबैको, और जो कि लंग कैंसर कोज करता है।
और बायोलॉजिकल में आपके वायरसेस भी हो सकते हैं और सेलुलर ऑन्कोजेंस भी हो सकते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कैंसर का डायग्नोस कैसे करें, यानी कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें कि कैंसर है या फिर नहीं है। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो तरीका होता है वो कई तरह के हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ का मतलब होता है कि जिसमें टिश्यूज़ को हम स्टडी करें, कि एक पर्टिकुलर टिश्यू को हम कट करके उसको स्टडी करते हैं कि इसमें कैंसरियस सेल्स हैं या फिर नहीं हैं। बायोप्सी होता है, बायोप्सी में क्या होता है कि जो भी एक सस्पेक्टेड पीस होता है उसको सेक्शंस में कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती है। उसके अलावा हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं। रेडियोग्राफी का मतलब होता है एक्सरेज से हम लोग पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी कर सकते हैं, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं किसके, कैंसर के। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि कैंसर स्पेसिफिक होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं कैंसर से बचाव के लिए। तो वो एंटीबॉडीज़ जैसे कि मैंने बताया था इंटरफेरेंस, ठीक है, तो इंटरफेरेंस जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमें कैंसर से बचा सकती हैं, ठीक है। और जो कैंसर होते हैं वो जब ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो कैंसर से बचने के लिए अलग अलग तरह के लोगों को ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। और वो ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल हो सकता है किसी भी ट्यूमर का या फिर कैंसरियस पार्ट का। रेडिएशन, हम रेडिएशन दे सकते हैं जिससे जो कैंसर सेल्स हैं वो किल हो जाएं। थेरेपी दे सकते हैं जैसे कि वेनम थेरेपी है और कीमोथेरेपी है, इसमें हम अलग अलग तरह के केमिकल्स दे सकते हैं जिससे कि कैंसर सेल जो होते हैं वो किल हो जाएं। इम्यूनोथेरेपी है जैसे कि इम्यून सिस्टम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस को दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है। कई बार जो रेडियोथेरेपी होती है ये ट्यूमर सेल्स को क्या कर देती है, किल कर देती है और नॉर्मल टिश्यूज़ को भी किल कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, अनीमिया यानी कि ब्लड लॉस हो सकता है। तो और कई बार कैंसर जो होता है वो सीवियर कंडीशन में लोगों को ये सभी थेरेपीज़ जो होती हैं एक साथ भी देनी पड़ सकती हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, देन कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो ये सब कुछ हद तक कैंसर्स को क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ट्यूमर सेल्स को रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़। तो आप लोगों को पता ही है, एब्यूज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गलत यूज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग का एब्यूज़ ही हो सकता है, ड्रग का और अल्कोहल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब एब्यूज़ होता है तो ये हमारे यूथ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बात करते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है ओपोइड्स। ओपोइड ड्रग्स जो होते हैं वो इसमें हमारी नर्वस सिस्टम में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन केमिकल्स को रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ओपोइड्स में आ जाते हैं हीरोइन, जिसको हम बोलते हैं स्मैक। तो स्मैक जो होता है इसका, अगर हम डाई एसिटाइल मोरफाइन जो होती है उसको हम डाई एसिटाइलेशन करते हैं, इसका केमिकल सिंथेसिस करते हैं, तो ये हमारी वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं मोरफिन। तो मोरफिन किससे बनती है, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मोरफिन से, ठीक है, जिसे बोलते हैं डाई एसिटाइल मोरफिन। किससे मिलती है ये, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट ओपियम पोपी, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लांट है इसको हम बोलते हैं ओपियम पोपी, ठीक है। दिस इज़ ओपियम पोपी और ये इसका फ्लावर है।
किस पार्ट से हम इसको लेते हैं, तो ओपियम पोपी का जो रॉ फ्रूट होता है इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो रॉ फ्रूट होता है ओपियम पोपी का, इससे हम मॉर्फिन को या फिर स्मैक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका ये होता है, इसमें 4 रिंग्स होती हैं, 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 1 पेंटागोनल रिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसको अफेक्ट करता है, ये जो ड्रग होता है ये किसको अफेक्ट करता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, और जो पोपी प्लांट होता है इसको पेपावर सोमनीफेरम भी बोलते हैं। कैसे लिया जाता है इसको, स्नोटिंग यानी कि नाक से सूंघ के लिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। हीरोइन जो होती है ये डिप्रेसेंट है और हमारी जो बॉडी फंक्शन होते हैं इनको स्लो डाउन कर देती है। नेक्स्ट कैटेगरी है कैनाबोइड्स। कैनाबोइड जो होते हैं वो एक ऐसा केमिकल का ग्रुप है जिसमें कैनाबोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो कैनाबोइड जो होते हैं वो हमें कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। ठीक है, किससे मिलते हैं हमें, कैनाबिस सटाइवा। देखिए ये जो प्लांट है ये कैनाबिस सटाइवा है, ये इसकी लीफ है और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा। और इससे हमें क्या मिलता है, मरीजोना, हशीश, चरस, गांजा। तो ये हम कैसे ले सकते हैं, इन्हेलेशन से ले सकते हैं, इन्हेल कर सकते हैं डायरेक्टली, ओरल इंजेक्शन यानी कि खा सकते हैं। ये हमें हमारे किसको अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ओपोइड किसे अफेक्ट करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को, लेकिन जो ये कैनाबोइड्स होते हैं ये किसे अफेक्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कोकीन। ठीक है, या फिर कोका एल्कोलॉइड्स की। तो कोका एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो इराइथ्रोजाइलम कोका से हमें मिलते हैं। ठीक है, और एट्रोपा बेलेडोना जिसे हम दतूरा भी बोलते हैं, इनसे हमें कैनाबोइड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोक या फिर क्रैक बोलते हैं। स्नोटेड यानी कि नाक से ली जाती है, सूंघ के ली जाती है ज़्यादातर। और एक्सेसिव डोसेज जो होती है ये हेलुसिनेशंस कोज करती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से ड्रग ऐसा है जो कि हेलुसिनेशंस कोज करता है, डेट इज़ कोकीन या फिर कोक या फिर क्रैक। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्रग्स के एब्यूज़ेस तो आप लोगों को पता है, लेकिन जो उसके यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ड्रग्स जो होते हैं इनके यूजेस भी बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर मेडिकल यूजेस होते हैं, जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स होते हैं और एम्फीटेमाइंस होते हैं, बेंजोडिपेमाइंस होते हैं। तो ये सभी मेडिसिन्स में यूज़ किए जाते हैं। इंसोम्निया को क्योर करने में डिसीज़ किए जाते हैं, यानी कि नींद की कमी, डिप्रेशन को क्योर करने में यूज़ किए जाते हैं। मॉर्फिन ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पेन किलर है। कई बार जैसे डिलीवरी होती है या फिर सर्जरी होती है तो उसमें पेशेंट का जो सीवियर पेन होता है उसको टॉलरेट करने के लिए क्या दी जाती है, मॉर्फिन दी जाती है। तो ये सब क्या है होते हैं, इसके यूज़फुल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन पीपल जो होते हैं उसको एब्यूज़ करते हैं। तो ड्रग अब्यूज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब चीज़ मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। बात करते हैं स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है ये भी ड्रग्स में आती है, क्योंकि इसमें टोबैको का यूज़ होता है जिसमें बहुत सारे एल्कोलॉइड्स होते हैं, जैसे कि निकोटीन जो कि हमारे एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन ग्लैंड जो होते हैं और हमारी ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स में ब्रीथिंग रेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसका जो वर्क करने का जो रेट होता है ये सब इंक्रीज़ हो जाता है। टोबैको च्यूइंग ये भी एक कहते हैं कि बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इससे भी हमारे माउथ का कैंसर का रिस्क होता है। ओरल कैविटी यानी कि बकल कैविटी का जो कैंसर होता है वो हो सकता है। दूसरा स्मोकिंग जो होता है इसमें धुआं जो निकलता है उसमें CO होता है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा तो क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेगा। ठीक है,
तो हमारे हीमोग्लोबिन की HB की CO2 से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है वो 300 टाइम्स फास्टर होती है देन ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन ना होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो CO होती है ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है हमारे लिए। ठीक है, सिगरेट्स और उनके पैकेट्स पे लिखा भी रहता है डेट इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ। सो लोगों को देखना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि एडिक्टिव हमें नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसी ड्रग से या फिर स्मोकिंग से या फिर अल्कोहल से या फिर टोबैको से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट टॉपिक है हमारा एडोलिसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। एडोलिसेंस का मतलब होता है वो पीरियड जिसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि इट इज़ द एज ऑफ जहाँ जिसमें एक तूफान रहता है दिमाग में, वो वाली एज जो होती है डेट इज़ एडोलिसेंस। ठीक है, 12 to 18 ईयर्स का ये पीरियड होता है। तो इसमें बच्चा देखता है कि पूरे वर्ल्ड को देखता है, वो चाहता है कि हम हर चीज़ ट्राई करके देखें। तो ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि एक तो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर कि हम ये भी करके देख लें, हम वो भी करके देख लें। तो चांसेस होते हैं कि बच्चा जो होता है वो मोटिवेट हो जाए ड्रग्स का यूज़ करने के लिए, अल्कोहल का यूज़ करने के लिए। सो ऐसे में बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये सब जो होते हैं ये गलत चीज़ें होती हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन का मतलब होता है जब किसी भी ड्रग के लिए, अल्कोहल के लिए, उसके फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए एडिक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं एडिक्शन। डिपेंडेंस का मतलब होता है जब टोटली डिपेंडेंस हो जाए। इसमें आता है एक विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है कि इतनी डिपेंडेंस की टेंडेंसी होती है कि अगर उसको वो पर्टिकुलर डोज नहीं मिलती है उस पर्टिकुलर ड्रग की या अल्कोहल की, तो एंग्जाइटी हो जाती है, शेकीनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, नोजिया फील करता है, स्वेटिंग हो जाती है और उसको वो किसी भी तरीके से वो ड्रग मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो उसकी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम, कि जब किसी ड्रग के बिना या फिर किसी भी पर्टिकुलर एडिक्टिव थिंग के बिना वो ऑर्गेनिज्म रह ही ना पाए, इंडिविजुअल रह भी ही ना पाए, तो उसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। टोटल डिपेंडेंस ऑफ द ड्रग। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल एंड अब्यूज़। भाई ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ से बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखे गए हैं, जैसे कि सेरिब्रल हेमरेज और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, डिप्रेशन, आइसोलेशन, ठीक है, deteriorating relationship with family, friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, weight loss, appetite loss. So these are the mental and social effects which are seen by the adverse effect of use of drugs and alcohol. कुछ फिजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल लेने से जो बॉडी होती है वो उस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। कई बार ड्रग्स लेने से एड्स और हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। उसके बाद लीवर सिरोसिस होता है। अगर अल्कोहल ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं तो लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर में छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिसका कोई क्योर भी नहीं है। कई बार जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं ये भी अल्कोहल का और डोप वगैरह का मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है। मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं, फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट जो होते हैं ये हमारी बॉडी को, हमारी फिजियोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं, एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth in the face of body, ठीक है, enlargement of clitoris,
डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ डीप हो जाना, ठीक है, डिप्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ टेस्टिकल्स, decreased sperm production and enlargement of prostate glands. So these are many adverse effects of the use of drugs and alcohol. How can we prevent and how can we control this? So we have to first avoid the peer pressure. ठीक है, अगर पेरेंट्स जो होते हैं वो बिना वजह का बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि देखो उसने इतना अटेन कर लिया, उसने इतना अचीव कर लिया, आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, तो पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चों ने जो भी किया है उसको हमें प्यार से बताना चाहिए कि आपको ये करना है और आपको ये ऐसे करना है, उनकी प्लानिंग में उनका साथ देना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए रेगुलरली। तो अनड्यू प्रेशर जो है बच्चों पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब बच्चों को ईजिली डील करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, उनका जो स्ट्रेस है, कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं बच्चे फेलियर से, तो उनको हमें ईजिली संभालना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट और पीयर से जो हेल्प मिलती है वो उन्हें हेल्प देनी चाहिए ताकि उनमें गिल्ट की फीलिंग ना हो, एनग्जाइटी ना हो। और जो डेंजर साइन है उन्हें देखना चाहिए, जैसे कि अगर कोई बच्चा लेट घर आ रहा है बार बार, या गलत फ्रेंड्स में है, या फिर स्लीपिंग पैटर्न गलत है, या फिर फूड सही से नहीं कंज्यूम कर रहा है, सो दीज आर द डेंजर साइंस जिसे हमें देखना चाहिए। लास्ट इज़ सीकिंग ऑफ द प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। जब लास्ट में कुछ और नहीं बचता है तो फिर रिहैब सेंटर्स होते हैं, तो these are the professional and medical helps which are used to get rid of these alcohol and drug abuse. So I hope students आप लोगों को ये थर्ड पार्ट है चैप्टर का, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ पार्ट इसमें ऐसा रह गया है जो कि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू।